बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी वो कौन से अवामिल हैं जो किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब इन डिटर्मिनेंट्स को टू कैटेगरीज में मुनकसिम किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में यानी वो कौन से अवामिल हैं जो एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर विद इन द स्टेट जो है वो असर डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइज़। साइज़ में यानी एक स्टेट का साइज़ कितना है, आया वो स्टेट जो है वो बहुत छोटी है या वो बहुत बड़ी है। अगर किसी स्टेट का रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा हैं, यानी वहाँ पर सहरा होंगे, जंगलात होंगे, समंदर होंगे, और उसकी ज़मीन जो है वो कितनी ज़रख़ेज़ है, ये उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के बनने पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। सेकंड वन इज़ लीडरशिप। अब किसी मुल्क की जो लीडरशिप है, अगर वो क्रिज़मेटिक है, तिलिस्माती है और कैपेबल है, एबल है, तो वो बहुत ज़्यादा असर डालेगी उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। यानी अब हम देखते हैं कि तुर्की के जैसे मौजूदा सदर जो हैं तैयब रजब उर्दगान, अगर उनको हम देखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा क्रिज़मेटिक है और लोग उनको तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और तुर्की की जो इकनॉमिक ग्रोथ है और जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है उनकी लीडरशिप की वजह से, और इसी वजह से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज़ जियोग्राफी। अब हम देखते हैं कि जियोग्राफी जो है उसमें एक स्टेट को कैसे, एक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को कैसे मुतासर करती है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जियोग्राफिकली एक स्टेट कितने ममालिक के साथ कंटिगुअस है, कितने ममालिक के साथ जुड़ा हुआ है, आया उन ममालिक से उसे कोई थ्रेट तो नहीं है, क्या उसकी कोई एनिमी स्टेट जो है वो बॉर्डर पे है या नहीं है, या वो सारी साइड से जो है वो बिल्कुल सिक्योर है। तो जियोग्राफी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, और फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जियोग्राफी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इज़ आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी जो है वो हर मुल्क की मुख्तलिफ होती है, यानी कुछ ममालिक जो हैं वो इस्लामिक स्टेट हैं, कुछ की जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज़म है या सोशलिज़म है, या कुछ की जो है वो आइडियोलॉजी जो है वो कैपिटलिज़म है। तो आइडियोलॉजी का किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी एक मुस्लिम स्टेट है तो डेफिनेटली उसकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, तो वो जितनी भी इस्लामिक स्टेट है दुनिया में उनके साथ, उन स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस के बनने में जो है वो बहुत ज़्यादा इसका आइडियोलॉजी का असर होगा। बिल्कुल इसी तरह से जितनी भी क्रिश्चियन स्टेट्स हैं तो वो स्टेट्स क्रिश्चियन स्टेट्स के साथ, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यूके की मिसाल ले सकते हैं तो यूके जो है वो क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। अगर हम अमेरिका की मिसाल लेते हैं तो अमेरिका ने जैसे फ़लस्तीन के अंदर एक और मुल्क जो है वो क्रिएट कर दिया इसराइल के नाम से, तो इसराइल में भी यहूदी हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी की बेस पर जो है वो फॉरेन पॉलिसी को डेवलप किया जाता है, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। सिक्योरिटी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरनल फैक्टर है दैट इज़ सिक्योरिटी। अब हर स्टेट ये चाहती है कि वो खुद को सिक्योर करे, यानी उसके बॉर्डर्स जो हैं वो सिक्योर हों और उसके जो एनिमी हों वो उसके ऊपर अटैक ना कर सकें। तो हर स्टेट जो है टॉप मोस्ट जो उसकी प्रायोरिटी होती है वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना चाहती है, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखना चाहती है, और वो ऐसे पैक्ट्स और अलाइंसेस करना चाहती है जिसके थ्रू वो अपनी जो उसकी जोग्राफियाई हदूद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। नेक्स्ट वन इज़ मीडिया। मौजूदा दौर में कोई भी जो डेवलपमेंट है और जितने भी डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं वो मीडिया की आज़ादी के बगैर नामुकम्मल हैं। तो इंटरनल फैक्टर में देखा जाता है कि डेवलपमेंट के लिए और डेमोक्रेसी के प्रोसेस को स्मूथली चलने के लिए कि मीडिया कितना ज़्यादा आज़ाद है, आया उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस तो नहीं है। मीडिया आज़ादी के साथ जो है वो लोगों के सामने इश्यूज़ को, चाहे वो सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल हैं, उनको पेश कर सकता है, नहीं कर सकता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इसी के साथ जुड़ा हुआ जो है दैट इज़ प्रेस। यानी प्रेस का जो इदारा है, जितनी भी अखबारात हैं लोग उसमें अपने कॉलम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जो अखबारात हैं क्या वो आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या लोग अपनी जो उनकी बुक्स हैं, जो थीसिस हैं, जो उनके आर्टिकल्स हैं, क्या वो उन्हें पब्लिश आज़ादी के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या उनके ऊपर किसी किस्म की कोई लिमिटेशंस है, या उनके लिखा हुआ जो काम है वो बैन करवा दिया जाता है। तो
फॉरेन पॉलिसी के बनने में मीडिया की और प्रेस की जो आज़ादी है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक स्टेट जितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल होगी, जितनी इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होगी, वो उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उतनी ही ज़्यादा असरात मुरतब करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं अमेरिका जो है इस वक्त वो सुपर पावर है इकोनॉमिकली भी अगर उसको देखा जाए, और तमाम मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देते वक्त, इवन चाइना भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते वक्त जो है वो अमेरिका की इस इकोनॉमिक ग्रोथ को अपने माइंड में रखता है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखती है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम देखते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की जो तरक्की है वो उसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है वो हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हर मुल्क के में मुख्तलिफ होती हैं। जैसे पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक से ज़्यादा पार्टियां हैं। चाइना में जो है वो यूनी पार्टी सिस्टम है, एक सिंगल पार्टी है। इस तरह से हम देखते हैं यूके में और यूएसए में वहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम है, यानी दो पार्टियां हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे वो सिंगल हों या दो हों, दो से ज़ायद हों, उनकी तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उससे फ़र्क पड़ता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ही किसी पॉलिटिकल प्रोसेस को स्मूथ बनाती हैं, इफ़ेक्टिव बनाती हैं। और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू अगर पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है तो डेफिनेटली उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी और उसका जो है उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होगा और ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर इज़ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी बेसिकली आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है, यानी डिप्लोमेसी के थ्रू ही एक स्टेट जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अगर एक मुल्क अपने दूसरे ममालिक के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और अपनी इकोनॉमिक जो उसके इंटरेस्ट हैं उन्हें हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो डिप्लोमेटिक स्टाफ हो, उसका जो डिप्लोमेटिक उसकी जो ब्रांच है वो तरबियत याफ्ता हो, तेज़ तरीन हो और वक्त और हालात की ज़रूरियात के मुताबिक ख़ुद को बदल सकती हो। तो डिप्लोमेसी का स्ट्रॉन्ग होना और उसका ट्रेंड होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब किसी मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सिविल है या वो मिलिट्री है, उसका ट्रेंड होना और मौजूदा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। पब्लिक ओपिनियन में अगर हम देखते हैं जितने भी इंटरनल फैक्टर्स हैं उसमें, और जितना भी पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसके बनने और बिगड़ने में पब्लिक ओपिनियन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और पब्लिक ओपिनियन अवाम बनाते हैं और उस अवाम की जो वो ओपिनियन बनता है उसमें प्रेस का रोल और मीडिया का रोल और लीडर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। और पब्लिक ओपिनियन उस सूरत में ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग होगा जब उसके अवाम जो हैं वो बाशऊर होंगे और अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फुली अवेयर होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये तो वो सारे फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए विद इन द स्टेट जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस होते रहे हैं। अब हम देखेंगे उन फैक्टर्स को जो आउटसाइड द स्टेट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी जब एक स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाती है तो वो देखती है कि आउटसाइड द स्टेट वो कौन से अवामिल है जो उसकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ पावर स्ट्रक्चर, यानी पावर स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि वर्ल्ड में पावर स्ट्रक्चर कैसा है। आया वो जो है बाइपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर वर्ल्ड है या मल्टीपोलर वर्ल्ड है। फॉर एग्जांपल फिल वक्त हम देखते हैं दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड है, यानी सिंगल सुपर पावर है, दैट इज़ अमेरिका। और हर स्टेट जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाती है तो अमेरिका की इकोनॉमिक, उसकी मिलिट्री इकोनॉमिक और उसके पॉलिटिकल जो पावर है उसको माइंड में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पास्ट में जो है कोल्ड वार के दौरान बाई पोलर वर्ल्ड थी, यानी दो पावर थी, यानी सोवियत यूनियन और दूसरी साइड पे अमेरिका था। तो स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हुए ये माइंड में रखती थी कि आया उन्होंने न्यूट्रल रहना है, वो कम्युनिस्ट ब्लॉक को सपोर्ट कर रही हैं या वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को सपोर्ट कर रही हैं। तो मेन जो पावर स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के बनने या बिगड़ने में।
जी, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यूएनओ है, तो यूएनओ के ऑलमोस्ट 193 मेंबर्स हैं। तो हर स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी के बनाते वक्त जो यूएन का चार्टर है और जो उसकी प्रोविजंस हैं उसको अपने माइंड में रखती है कि चूँकि अगर वो स्टेट उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो कहीं उसके जो चार्टर है, उसकी जो प्रोविजंस है, उसकी वायलेशन ना हो, और जितना भी इंटरनेशनल लॉ है उसकी वायलेशन ना हो। और बिल्कुल इसी तरह से जो अलाइंसेस हैं, डिफरेंट अलाइंसेस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हम ले सकते हैं, नेटो है और सीटो सेंटो, पास्ट में जैसे वासा पैक्ट था। तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन, इन अलाइंसेस का मकसद ये होता है कि स्टेट खुद को जब वो स्ट्रांग रखना चाहती है और वो चाहती है कि एनिमी स्टेट उसके ऊपर जो है वो हमला ना कर दे, अगर वो करती है तो उसको वो अपोज करेगी, उसका मुकाबला करेगी एक कंबाइन एफर्ट के साथ, और इसके लिए वो जो है वो अलाइंस बनाए जाते हैं। जब वो अलाइंस बनता है तो उस जो मेंबर स्टेट है उसके ऊपर कुछ जो है वो पाबंदियां लग जाती हैं। तो फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त वो उस अलाइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, उसको जो है वो माइंड में रखती है। नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। हर मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते वक्त वो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्योंकि कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या कुछ भी ऐसा है, जैसे वो चाइल्ड लेबर के हवाले से है, फॉर एग्जांपल किसी हवाले से भी कोई ऐसा जो है वो नेशनल इशू भी अगर क्रिएट हो जाता है और उसके ऊपर वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन राइज हो जाता है, तो वो एक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको मद्देनज़र रखा जाता है फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के प्रोसेस के दौरान। रिलेशंस विद मेजर स्टेट्स, एक्सटर्नल फैक्टर में अब जो मेजर स्टेट्स हैं, जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जो फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका है, जैसे रशिया है, जैसे बरतानिया है, जैसे चाइना है, तो फॉरेन पॉलिसी को बनाते वक्त जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी समझती हैं कि वो देखें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऐसे रूल्स ना हों जो इनको इंटरनली जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो उसने ये माइंड में रखते हुए बनाना है कि अगर वो अमेरिका के साथ अपनी जो पॉलिसी है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने चाइना को भी ध्यान में रखना है, उसने रशिया को भी देखना है, उसने ये देखना है कि बॉर्डर पे उसके साथ एनिमी स्टेट जो है इंडिया भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन स्टेट्स, अब ये चूँकि इंडिया भी एक इकोनॉमिकली एक पावरफुल स्टेट है और अमेरिका भी एक पावरफुल स्टेट है, लेकिन अब अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, वो क्लैश कर रही है रशिया की आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म के साथ, चाइना की आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म के साथ। तो यहाँ पर रिलेशंस के बनने और बिगड़ने में जो है ये बहुत ज़्यादा रोल होता है फॉरेन पॉलिसी का, कि एक फॉरेन पॉलिसी को बनाते वक्त आपने किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र में रखा है। और एक स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव स्टेट इस दौर में वही है जो न्यूट्रल रहती है, जो अपने इंटरनल जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेट के उनको अचीव करती है, लेकिन वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी भी जो असर है उसको नहीं पड़ने देती और जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।